हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमने आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया है, जो कि आपके ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और केवल ट्रांसलेशन के लिए नहीं, ये आपके कन्वर्सेशन के लिए भी, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। आपने देखा होगा किसी भी लेसन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर मान लीजिए उसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 12 में से कम 8 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आपको डिड जरूर मिल जाता है। आप किसी भी लेसन में देख लीजिए, अपना कोई भी एक बुक उठाइए इंग्लिश का और उसमें देखिए जितने भी लेसन है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से लगभग 70-80% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिड का यूज हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पूरे इंग्लिश की बैकबोन है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो हम उस पहचान की बात करते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं जो आप बचपन से ही रटते आए हैं अभी तक। कि इसका पहचान क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है हिंदी वाला, उसमें जो एक्शन, जो क्रिया होती है, उसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, ए थे। और इसके अलावा कभी कभार था, थी, थे नहीं भी रहता है, केवल इसमें आता है आ, ई, ए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी वाला सेंटेंस होगा उसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे और आ, ई, ए, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब हम इसके मेन पहचान की बात करते हैं। ये तो हो गया कि जो हमने अभी तक बचपन से पढ़ा हुआ है, इसका जो रियल पहचान है, यानी कि इसका यूज कहाँ पे होता है, ये चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हमें पहचान जानने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी टेंस का हमें यूज समझना होता है कि इस टेंस का यूज हमें कब करना होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जितने भी एक्शन, जो भी एक्शन पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, जितने भी एक्शन पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि इसमें जो आ था, ई थी, ए थे आया है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। तो जो आ था, ई थी, ए थे है, ये पास्ट परफेक्ट में भी आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है फ्रेंड्स। इसका डिफरेंस हम आपको एक अदर वीडियो में बताएंगे जब टेंस कंप्लीट कर लेंगे। वैसे अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल किसी एक एक्शन की बात होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमेशा 2 एक्शन होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें हमेशा 2 एक्शन होते हैं। कभी कभार एक एक्शन का मेंशन नहीं भी होता है लेकिन उसका सेंस वहां पे रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें 2 एक्शन हो रहा है, डॉक्टर के आने का, मरीज के मरने का। तो जब भी 2 एक्शन आते हैं तभी वो पास्ट परफेक्ट होता है। और जिसमें केवल एक ही एक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं कि मैंने पहले यह मूवी नहीं देखी थी। तो मैंने पहले यह मूवी नहीं देखी थी, इसका क्या मतलब है कि मतलब आज इस मूवी को देखने से पहले, जब वो मूवी को आज देख लिया तब तो ये बात कहेगा कि मैंने पहले ये मूवी नहीं देखी थी। तो यानी कि आज इस मूवी को देखने से पहले मैंने कभी इस मूवी को नहीं देखा था। तो इसमें एक एक्शन छिपा हुआ रहता है या कभी कभार दोनों ही एक्शन दिए रहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें 2 एक्शन जरूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक पास्ट टाइम में बीता हुआ किसी एक एक्शन की बात होती है। तो देखते हैं कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट टाइम में जितने भी काम समाप्त हो चुके हैं। अभी के आधे घंटे पहले क्या हुआ, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल या फिर 10 साल पहले क्या हुआ था। ये पास्ट टाइम की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और दूसरा इसका क्या यूज हो सकता है कि जब भी हम किसी पास्ट की हैबिट बताते हैं, कोई हम पुरानी आदत जब बताते हैं, जो भी हमारी हैबिट हो गई थी, जो पास्ट टाइम में हम अक्सर करते थे जो काम,
उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया गया कि उसमें जो काम हमेशा रिपीट होते रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो काम रिपीट होते रहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट टाइम में जो काम रिपीट होता रहता था लेकिन अब नहीं होता है, तो ऐसे जब सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। जैसे हम बचपन में इस मैदान में खेलते थे, या फिर कह सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो पापा हमें बहुत पीटते थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, पापा हमें पीटते थे यानी कि ये काम रिपीट होता था, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। तो इस तरह से ये इसका यूज़ हो गया, कहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एक सेकंड फॉर्म ही है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि है डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसमें हमें पर्सन, नंबर, इन सब से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी पर्सन रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, उसके साथ हमें डिड का ही यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो फ्रेंड्स जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसके बाद हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज इसमें करना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं करते थे, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करना है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। इसके लिए आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी याद होनी चाहिए, और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लिखना है। बस ये सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है जो कि बहुत ही काम का है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे मैं पिछले हफ्ते, तो सेंटेंस हमारा है कि मैं पिछले हफ्ते उसके घर गया था। तो ये बात कब की है, इसमें आप याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें कुछ पास्ट डिनोटिंग वर्ड होते हैं। पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो पास्ट के बारे में हमें बताते हैं, जिससे किसी पास्ट टाइम का पता चलता है। जैसे हो गया यस्टरडे, यस्टरडे आ गया जैसे, और जैसे हो गया लास्ट, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर जैसे हो गया एगो, एगो हो गया। तो इसमें जब यस्टरडे, लास्ट, एगो, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आया होगा किसी भी सेंटेंस में, तो ये कंफर्म है कि उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा, उसमें पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता है जब भी यस्टरडे, लास्ट या फिर एगो की बात होती है। तो देखिए यहाँ पे पिछले आ गया, पिछले हफ्ते यानी कि लास्ट इसमें आया हुआ है। मैं पिछले हफ्ते उसके घर गया था, तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है आई, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, गया था, जाना, तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो आई वेंट, मैं गया था। अब कहाँ गया था, उसके घर, यानी कि टू हिज हाउस, टू हिज हाउस, आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया था। अब पिछले हफ्ते जो कि हमारा टाइम में सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट वीक, आई वेंट टू हिज हाउस लास्ट वीक। तो इस तरह से देखा गया, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड आ गए हैं। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा एक लॉन्ग सेंटेंस मैंने आपको बताया कि मेरे पापा ने पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मुझे एक नई साइकिल दी थी। तो इसमें देखिए पिछले साल की बात है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे किसने दी थी, जहाँ पे हमारा वर्ब है उसमें कौन या किसने लगा के क्वेश्चन करेंगे। कौन दिया था, मेरे पापा ने दिया था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरे पापा, यानी कि माय फादर। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा माय फादर। तो जो हमें पूरा आंसर मिला, किसने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, ये पूरा आंसर मिला। तो माय फादर के बाद अब दिया था की भी अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आप प्रेजेंटेड का भी यूज़ कर सकते थे, गिफ्ट किया था, या फिर गिफ्टेड भी लगा सकते हैं। तो माय फादर गेव, अब किसे दिया था, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो किसे दिया था, मुझे दिया था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या दिया था, एक नई साइकिल, यानी कि अ न्यू साइकिल या अ न्यू बाइसिकल।
माई फादर गेव मी अ न्यू बाइसिकल, मेरे पापा ने मुझे एक नई साइकिल दी थी। अब इसमें बचा क्या? एक है पिछले साल, दूसरा है मेरे जन्मदिन पर। पिछले साल, मेरे जन्मदिन पर, ये दो चीज़ें बची हुई हैं। तो जो इसमें मेरे जन्मदिन पर एक ओकेजन है और पिछले साल, दो अगर देखा जाए तो दोनों एक टाइम है। तो जो यहाँ पे मेरे जन्मदिन पर, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। और पिछले साल के लिए सबसे लास्ट में लिखेंगे लास्ट ईयर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि माई फादर गेव मी अ न्यू बाइसिकल ऑन माई बर्थडे लास्ट ईयर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं क्वेश्चन करके। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन दिया था या किसने दिया था? पूरा आंसर क्या मिला? मेरे पापा ने दिया था। तो हो गया माई फादर गेव, मेरे पापा ने दिया था। अब किसे लगा के क्वेश्चन करो, किसे दिया था? मुझे, यानी कि मी यहाँ पे आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे के बाद क्या लगा के क्वेश्चन करो, क्या दिया था? एक नई साइकिल, अ न्यू बाइसिकल हो गया। अब कब दिया था? ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर। और पिछले साल, लास्ट ईयर। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस। इसके नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका जब हमें नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना होगा तो हमें याद रखना कि जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ था? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन जब इसका नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। तो जब नहीं आ जाएगा सेंटेंस में तो नॉट के साथ हमें डिड का भी यूज करना होगा। डिड का यूज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, केवल अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। तो जब नॉट आएगा तो अपने साथ डिड को लाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। अगर डिड का यूज हो गया सेंटेंस में तो डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है किसका? डू का। डू, डिड और डन होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है, तो जब डिड का यूज हो जाता है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमें लगाना है। तो अब V1 के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लिख देंगे। तो इस तरह से हमें इसके नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे, तो मैं पिछले महीने यह मोबाइल नहीं चलाता था। अब इसके लास्ट में था आया हुआ है और इसमें नहीं आ गया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए आई। अब इसके बाद डिड का यूज करना है, क्योंकि इसमें नहीं भी है, नॉट हमें लगाना है तो नॉट के साथ डिड भी आएगा, डिड नॉट हो जाएगा, आई डिड नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब मोबाइल नहीं चलाता था, तो क्या मोबाइल चलाना के लिए हम ड्राइव का यूज करें? ड्राइव, जैसे कार चलाने के लिए ड्राइव लगाते हैं। देखिए, हिंदी में तो शब्द वैसे ही होते हैं, हिंदी में एक ही शब्द को प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो इंग्लिश होती है उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अगर हमें मोबाइल चलाना है तो वहाँ भी चलाना शब्द ही आएगा हिंदी में। कार चलाना है तो वहाँ भी चलाना शब्द ही आएगा। अगर बाइक चलाना है, साइकिल चलाना है तो वहाँ भी चलाना शब्द ही आएगा। जुबान चलाना है तो वहाँ भी चलाना शब्द ही आएगा। लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग वर्ड है। अगर हमें कार चलाना है तो ड्राइव का यूज़, साइकिल चलाना है तो राइड का यूज़, और अगर मोबाइल चलाना है तो उसके लिए हम यूज़ का यूज कर सकते हैं। और अगर कंप्यूटर चलाना है तो वहाँ पे ऑपरेट का यूज करेंगे चलाना के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम चलाना के लिए यूज़ का यूज कर सकते हैं। अर्थात मैं यह मोबाइल यूज़ नहीं करता था। नहीं चलाता था का क्या मतलब? मैं यह मोबाइल यूज़ नहीं करता था, तो आई डिड नॉट यूज़। अब यह मोबाइल यानी कि दिस मोबाइल फ़ोन भी कर सकते हैं। आई डिड नॉट यूज़ दिस मोबाइल फ़ोन, मैं यह मोबाइल नहीं चलाता था पिछले महीने, लास्ट मंथ। इसमें अक्सर आप देखेंगे कि जब भी कोई
सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें कोई पास्ट डिनोटिंग वर्ड जरूर आता है। तो इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं किया था। वीडियो अपलोड नहीं किया था। वैसे तो मैंने किया था, लेकिन मैंने कल YouTube पर वीडियो अपलोड नहीं किया था। अब इसमें कल की बात हो रही है, कल मैंने कोई काम नहीं किया था ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। मैंने के लिए हो जाएगा आई, और इसके बाद यहाँ पे डिड नॉट का यूज करेंगे, आई डिड नॉट। अब अपलोड नहीं किया था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। आई डिड नॉट अपलोड। अब वीडियो के लिए यहाँ पे कर देंगे अ वीडियो। आई डिड नॉट अपलोड अ वीडियो, मैंने एक वीडियो अपलोड नहीं किया था। अब यूट्यूब पर तो ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। और कल के लिए हो जाएगा यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि आई डिड नॉट अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब यस्टरडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम किसी पास्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होता है। अब इसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इंटेरोगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा कि क्या तुम कल मेरे घर आए थे। क्या तुम कल मेरे घर आए थे। अब ये क्या से स्टार्ट है सेंटेंस हमारा, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। सबसे पहले डिड आ जाएगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले डिड हो जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें यू है, तो डिड यू आए थे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा क्योंकि डिड का यूज हो गया है। तो डिड यू कम, क्या तुम आए थे। अब मेरे घर, तो एट माई होम, डिड यू कम एट माई होम। और कल के लिए सबसे लास्ट में हो जाएगा यस्टरडे, डिड यू कम एट माई होम यस्टरडे, क्या तुम कल मेरे घर आए थे। अब देखिए जब हमारा सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे तब हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया था। अब इसमें देखिए क्या, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ भी क्या ही है, लेकिन इसमें क्या सबसे पहले आया था और इसमें बीच में आया हुआ है, यानी कि ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है और सबसे पहले ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या बीच में आया, तो सबसे पहले हम व्हाट का यूज करेंगे, और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, व्हाट डिड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, उसने के लिए ही का या फिर शी का भी यूज कर सकते हैं, ही या शी। तो व्हाट डिड ही, बताया था यानी कि टेल, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है तो फर्स्ट फॉर्म टेल ही आएगा। व्हाट डिड ही टेल यू, तुम्हें के लिए यहाँ पे यू हो जाएगा, उसने तुम्हें क्या बताया था। अब मेरे बारे में यानी कि अबाउट मी, अबाउट मी। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे देख लेते हैं। अब जैसे कहना हुआ कि तुमने कल कितने गोलगप्पे खाए थे। तुमने कल कितने गोलगप्पे खाए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कितने गोलगप्पे, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड तो कितने है, लेकिन कितना, कितनी, कितने यानी कि हाउ मेनी और हाउ मच, और एक क्वेश्चन वर्ड होता है विच। ये तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो हमेशा अपने साथ नाउन को भी लेके आते हैं। तो कितने गोलगप्पे, इसकी अंग्रेजी एक साथ में लिखी जाएगी। सबसे पहले हम कितने के लिए हाउ मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि गोलगप्पे को गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी, और इसके बाद गोलगप्पे की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे वाटर बॉल्स। हाउ मेनी वाटर बॉल्स यानी कितने गोलगप्पे। अब ये क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया इतना, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड। हाउ मेनी वाटर बॉल्स डिड, और इसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, तुमने है तो यू हो जाएगा, डिड यू। खाया था, ईट, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगा, और कल आया हुआ है तो हो जाएगा यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि हाउ मेनी वाटर बॉल्स डिड यू ईट यस्टरडे।
इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा होगा तब कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या कल अध्यापक ने हमें विज्ञान नहीं पढ़ाया था। सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, तो जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा सबसे पहले, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, अध्यापक, यानी कि द टीचर, डिड द टीचर। अब इसमें देखिए क्या के साथ साथ नहीं भी आया हुआ है, और जब क्वेश्चन वर्ड भी हो और नहीं भी हो तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, और उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है टीचर, इसके बाद नॉट हो जाएगा। डिड द टीचर नॉट, अब पढ़ाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि डिड आया हुआ है इसमें, तो डिड द टीचर नॉट टीच। तो फ्रेंड्स अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमें सबसे पहले देखना है इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका है, किसे पढ़ाया था, हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें की अंग्रेजी अस लिखेंगे। अब क्या नहीं पढ़ाया था, विज्ञान, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा साइंस। तो डिड द टीचर नॉट टीच अस साइंस। अब इसके बाद कल यहाँ पे आया हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा यस्टरडे, यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया कि व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच अस साइंस यस्टरडे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी बीच में आए और नहीं शब्द भी बीच में आए। तो ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने क्यों नहीं जाते थे, खेलने क्यों नहीं जाते थे। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों भी बीच में आया और इसमें नहीं भी बीच में आया हुआ है। और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी वाई लिख देंगे, और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो वाई के बाद डिड हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, वाई डिड यू। और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं भी आया तो नॉट कहाँ पे आना चाहिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होना चाहिए, तो यू के बाद नॉट हो जाएगा, और नॉट के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब इसमें है जाते थे, इसमें दो वर्ब आया, एक है खेलने और एक है जाते थे, लेकिन जो वर्ब हमारा लास्ट में आया है ये मेन वर्ब है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाते थे के लिए गो, तो वाई डिड यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाते थे, क्या करने, खेलने, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्ले, गो टू प्ले। अब किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो विद, और इसमें सब्जेक्ट हमारा यू है, और सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ अपने की अंग्रेजी योर लिखेंगे, तो विद योर फ्रेंड्स। ये हमने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा कि व्हाई डिड यू नॉट गो टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड, जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक एक्सेप्शन बताया था कि जब हम किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, कोई जो उसमें एक्शन हो रहा है उसको एम्फेसाइज करते हैं, उसमें बहुत जोर देते हैं, तो वहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एम्फेसाइज किया गया होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात कही गई होगी, तो वहाँ भी हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहना हुआ कि मैं कल स्कूल गया तो था, मैं कल स्कूल गया तो था। तो जब भी ऐसा सेंटेंस होगा कि वह कल मेरे घर आई तो थी, तुमने कल मेरे पास कॉल किया तो था, इस तरह का जब सेंटेंस होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसके अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं है तो आई हो जाएगा, और इसके बाद हमें इसके अफर्मेटिव में डिड का यूज करना होगा। आई डिड गो, मैं गया तो था, आई डिड गो टू स्कूल, आई डिड गो टू स्कूल, कल है तो यस्टरडे, आई डिड गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया तो था। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब भी उस एक्शन को एम्फेसाइज किया गया होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी हम डिड का यूज कर सकते हैं, और जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, एक पैसेज आपको छोटा सा पैसेज दिया जा रहा है जिसे आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।